Welcome to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and today we shall be studying power sharing. This is part 1. Democratic Politics, Class 10, Chapter 1, Power Sharing. Before going into deep about power sharing, we shall be learning about some events which happened in Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore. 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर वहाँ की population है. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं. अनदर 40% पीपल लिव इन वलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच. दूसरी भी एक कम्युनिटी है, यू कैन से कि बाकी के जो 40% लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं और वो लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन और बाकी के जो बचे लोग हैं वो जर्मन बात करते हैं. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की ब्रूजल्स, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बात करते हैं जबकि 20% लोग डच स्पीकिंग है. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. French speaking लोग माइनॉरिटीज में थे लेकिन फिर भी वो लोग रिलेटिवली रिच भी थे और पावरफुल भी थे. This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led tensions between Dutch-speaking and French-speaking communities during 1950s and 1960s. Differences of opinions, differences of economic development के benefits, इन सभी रीज़न के वजह से दोनों जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनमें काफ़ी सारे इश्यूज और टेंशन्स क्रिएट हुए ड्यूरिंग 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels, जो कैपिटल सिटी थी. वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी में जो लोग थे वो पावरफुल नहीं थे जबकि माइनॉरिटी के जो लोग थे वो पावरफुल थे, लेकिन जो बेनिफिट्स थे वो मेजॉरिटी वाले लोगों को ज़्यादा मिल रही थी. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. Brussels में actually क्या था, जो Dutch-speaking लोग थे वो majority में Brussels में तो थे लेकिन majority में country में तो थे लेकिन capital में वो एक minority थे. Talking about Sri Lanka, Sri Lanka is an island nation. It has about 2 crore people. अबाउट द सेम एज इन हरियाणा. हरियाणा में जितनी ही पॉपुलेशन है उतनी ही अंदाजे से पॉपुलेशन वहाँ श्रीलंका में है. श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. वहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स जो कि 74% है एंड तमिल स्पीकर्स जो कि 18% है. अमंग तमिल्स देयर वर 2 सब ग्रुप्स. तमिल में भी 2 ग्रुप्स थे. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. जो तमिल पीपल वहाँ के ही हैं, वहीं के रहते हैं, दे आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% है. द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. और उसमें से जो लोग इंडिया में आए उनको इंडियन तमिल्स कहते हैं. श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. यूजुअली जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में पाए जाते थे. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट. ज़्यादातर जो सिन्हाला भाषा बोलते थे वो सारे बुद्धिस्ट लोग थे. वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स. तमिल्स यूजुअली हिंदूज या मुस्लिम्स ही हुआ करते थे. देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला. ऐसे भी लोग हैं जो तमिल भी है, सिन्हाला भी है, और ऐसे कुछ 7% लोग हैं जो कि क्रिश्चियंस भी हैं. Majoritarianism in Sri Lanka. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. Even though Sri Lanka में 2 languages थे, सिन्हाला और तमिल, फिर भी सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मानने के लिए एक एक्ट पास किया गया 1956 में. The government favored Sinhala applicants for university positions and government jobs.
हर जगह गवर्नमेंट हमेशा सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को ज़्यादा फेवर करती थी, लेट इट बी यूनिवर्सिटी पोजीशंस और government jobs. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for recognition of Tamil as an official language. लेकिन जो वहाँ के तमिल स्पीकिंग लोग थे वो चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए, इसलिए उन्होंने काफ़ी सारी पार्टीज बनाई, स्ट्रगल्स किए, बट देयर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड. लेकिन उनकी जो डिमांड है वो मानी नहीं जाती थी. By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of Sri Lanka. जैसा मैंने पहले बताया, श्रीलंकन जो तमिल से वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका में रहते थे. क्योंकि उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना जा रहा था, इसलिए बाय 1980s उन्होंने एक डिमांड रखी कि उन्हें एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, तमिल ईलम स्टेट चाहिए, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में हो. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. इससे जो दोनों कम्युनिटीज थी श्रीलंका की, तमिल स्पीकिंग और सिन्हाला स्पीकिंग, दोनों में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए. इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. एक वॉर में वो कन्वर्ट हो गया. एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड. और वॉर होने की वजह से बहुत लोगों की जान को नुकसान हुआ. बेल्जियम में देखते हैं क्या हुआ. अकोमोडेशन इन बेल्जियम. The Belgian leaders recognized the existence of regional differences and cultural diversities. जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है बेल्जियम में. सो बिटवीन 1970 and 1993 they amended their constitutions 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो ये डिफरेंसेस को हटाने के लिए 1970 से 1993 के बीच में उन्हें 4 बार उनके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़े, ताकि हर कोई बेल्जियम में शांति से और सुख से एक साथ रह पाए. आप एक फोटोग्राफ देख सकते हो. द फोटोग्राफ हियर इज ऑफ अ स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम. सिंपल एक स्ट्रीट एड्रेस बताती है. यू विल नोटिस दैट द प्लेस नेम्स एंड डायरेक्शंस इन 2 लैंग्वेजेस. फ्रेंच में भी लिखा गया है जबकि डच में भी लिखा गया है. बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन जो मॉडल था उसके कुछ एलिमेंट्स है. फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है उनके नंबर जो है वो इक्वल होने चाहिए. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली. यूनिलैटरली मीन्स पार्शियली. अगर कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले मिनिस्टर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो एक पार्शियलिटी अपनी प्रॉफिट के लिए ही थिंक करेंगे. इसलिए ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया था कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, डच और फ्रेंच स्पीकिंग. सेकेंड वॉज मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्रीज. सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेते थे, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दिए जाते थे. ब्रूसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल था हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ब्रूसेल्स क्योंकि वहाँ पे बाकी पूरे कंट्री के अलग के जैसे नहीं बट के डिफरेंट वे में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी लोग थे, इसलिए वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट था जिसमें बोथ कम्युनिटीज हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन. Apart from the central and state government, there is a third kind of government also, and this is called community government, which is elected by the people belonging to one language community. Dutch, French, German speaking. यानी अगर कोई ऐसी स्टेट हो या पर्टिकुलर एरिया हो जहाँ पे सिर्फ डच स्पीकिंग लोग हो या सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग लोग हो, तो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाए जाते थे जो कि वहाँ के लोग खुद इलेक्ट करते थे एंड दे यूज टू रूल देमसेल्व्स. सो जैसा हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका दोनों जगह डिफरेंट सिचुएशंस थे. श्रीलंका में लोग लड़ने पे आ गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका स्पेसिफिक, अगर वो तमिल हो तो वो चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हो. अगर वो सिन्हाला स्पीकिंग हो तो वो चाहते थे उनकी लैंग्वेज प्रेफर की जाए. हर कोई अपना प्रॉफिट चाहता था और इसकी वजह से सिविल वॉर शुरू हो गई जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुई और पूरी स्टेबिलिटी श्रीलंका की बिगड़ गई. जबकि जो बेल्जियम था, बेल्जियम में उन्होंने इक्वालिटी देखी. वो चाहते थे कि सब लोग खुश रहे, यूनिटी रहे, इसलिए उन्होंने
पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पावर को शेयर कर दिया, जिससे कंट्री में यूनिटी रहे। Civil war. What does a civil war mean? A violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. मतलब एक छोटे से झगड़े से शुरू होने से एक बड़े वॉर में वो रिजल्ट करना, जबकि पूरी जो कंट्री है उसके अंदर ही इंटरनल ऑपोजिंग ग्रुप्स के बीच में जब ये होता है, देन दैट्स कॉल्ड अ सिविल वॉर. In Belgium, the leaders have realized that the unity of country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. इससे आप देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है. अगर पावर शेयरिंग हो किसी कंट्री में तो ही यूनिटी, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस, साथ ही साथ डेवलपमेंट होगी. अगर पावर शेयरिंग ना हो तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज, टेंशंस, वॉर तक हो सकता है. Hope you understood why power sharing is important, and power sharing has played an important role in the development and progress of different nations. See you in the next video while we go deep into power sharing.